कुदरत की ताकतों में से एक बहुत बड़ी ताकत जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी, उसको समझने के बाद और उसके चैप्टर के बाद अब आप समझने जा रहे हैं एनर्जी को। बहुत अच्छी तरतीब है, मैं समझता हूँ कि फोर्सेस के साथ एनर्जी को डिस्कस करना। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं फोर्स के बाद एनर्जी को, ओके। और अल्लाह ताला मेरे लिए और आपके लिए इस टॉपिक को आसान फरमाए और हमें इसकी समझ दे, जैसा इसको समझना चाहिए वैसे समझने की तौफीक दे। इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट दोनों, अगेन फिज़िक्स में ये लफ्ज़ इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। इम्पॉर्टेंस का तो हम सोच भी नहीं सकते कि कितना इम्पॉर्टेंट है। वर्क एंड एनर्जी, काम और तवानाई हमारे चैप्टर का नाम है, काम एंड तवानाई, ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, ये मुलाकाती चैप्टर है। इसका नाम मैंने रखा है मुलाकाती चैप्टर, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज़ नहीं की गई, ज़्यादा इक्वेशंस और फार्मूले इस्तेमाल नहीं किए गए। इसमें ज़्यादातर प्लेन अंग्रेज़ी में, सीधी सीधी अंग्रेज़ी में बातें समझाने की कोशिश की गई हैं। तारुफ़ करवाया गया है आपका वर्क के साथ और आपका एनर्जी के साथ, एक इंट्रोडक्शन करवाया गया, एक मुलाकात करवाई गई है। ये जो फिगर बनाई गई है, इसमें ये दिखाया जा रहा है कि एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। एक साइकिलिस्ट एक हाइट पे चल रहा है, शुरू में उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, पीक पे जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाती है, उसकी रफ्तार बहुत कम हो जाती है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है। फिर वहाँ से नीचे आना शुरू करता है, फिर वापस काइनेटिक एनर्जी हाई और पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाती है। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और साइक्लिस्ट इस पोटेंशियल को पार कर जाता है, ठीक है। ओके। इस पोटेंशियल सरफेस को पार कर जाता है, ठीक है। इसको हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, ठीक है। एक तरह का पोटेंशियल बैरियर था, ऐसा बैरियर जो एनर्जी से क्रॉस किया जाता है। अगर साइक्लिस्ट की एनर्जी इसकी टोटल एनर्जी से इस बैरियर की एक टोटल एनर्जी है ना, अगर साइक्लिस्ट की एनर्जी इससे कम होती तो ये कभी भी इसको पार ना कर पाता, ठीक है। तो एक सर्टेन एनर्जी लेवल चाहिए इसको पार करने के लिए, इससे कम एनर्जी में ये पार नहीं होगा, वरना ये यहाँ तक जाके फिर वापस आ जाता, ठीक है, अगर इसकी एनर्जी कम होती तो। ऐसे ही है ना। यस। अब एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, तो आगे तो वैसे आएगा, ठीक है। वर्क की एक प्रॉपर डेफिनेशन आएगी। यहाँ पे कुछ इसके सोर्सेज बताए गए हैं आई थिंक, कि एनर्जी फॉसिल फ्यूल से हासिल होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक होती है, सोलर होती है, न्यूक्लियर, जियोथर्मल, विंड, बायोमास। इन तमाम का एक मेन मेजर सोर्स भी है, वो है सन, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी है। इन तमाम असल में एनर्जीज़ जो हमारे सिस्टम में मौजूद है ना, पूरे सोलर सिस्टम में, उनका असल ओरिजिन सन है। चाहे हम खाना खा के एनर्जी हासिल कर रहे हैं तो भी वो खाने की एनर्जी सन से आई है, क्योंकि प्लांट्स ने सन से एनर्जी ली है तो खुराक बनाई है। ज़मीन से हमने तेल निकाला है तो वो भी पुराने मरे हुए पौधे और जानवरों से बना है, और पुराने मरे हुए पौधे और जानवरों को एनर्जी सन से मिली थी। तो सन इस मामले में एनर्जी का ओरिजिन है, मेजर सोर्स है, बाकी सारे माइनर हैं। ये माइनर सोर्सेज हैं, ठीक है। इन माइनर सोर्सेज को भी एनर्जी मेजर सोर्स यानी सन से मिली है, ठीक है। जनरेटर एनर्जी पैदा करता है, इसी माइनर सोर्सेज को यूज़ करके एनर्जी पैदा करता है। मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें: वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एफिशिएंसी एंड पावर। पावर का कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो फिर पावर का नाम होना चाहिए था। चलें देखते हैं, हो सकता है कि इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन दिया गया हो पावर के बारे में। सबसे पहले है वर्क, काम। अंग्रेज़ी में तो हम कहते हैं काम, ठीक है। यस। और काम क्या होता है? कंप्यूटर पे बैठ के भी लोग काम करते हैं, कहते हैं मैंने आज ऑफिस में बैठ के सारा दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस काम से मुराद ना बिल्कुल भी वो काम मुराद नहीं है, ठीक है। ये वो काम बिल्कुल भी नहीं है जो कि आम तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये एक फ़िज़िक्स की टर्म है। फ़िज़िक्स में जब वर्क आता है ना तो वो फ़िज़िक्स का वर्क होता है, और फ़िज़िक्स में वर्क एक टर्म है, और इसका मतलब ये है कि फोर्स अगर ऑब्जेक्ट को मूव करवाए तो उसको वर्क कहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेसमेंट तय करे,
इसको कहते हैं वर्क फिज़िक्स में। ओके। आप इस एफ को एस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो इसको हम वर्क कहते हैं। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है। इनसे वर्क बनता है। तो वर्क क्या होगा, वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? ये बना हुआ दोनों वेक्टरों से है, दोनों वेक्टर्स हैं। एफ भी वेक्टर है और एस भी वेक्टर है। इनको मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, डब्ल्यू यानी वर्क। और वर्क क्या होगा, स्केलर या वेक्टर? हैरत अंगेज़ बात यह है कि वर्क स्केलर है। स्केलर जी। हालांकि टॉर्क क्या था, टॉर्क एफ और आर से बन रहा था ना। यस। ठीक है, दोनों वेक्टर थे तो टॉर्क भी वेक्टर था। इधर दोनों वेक्टर्स हैं लेकिन वर्क स्केलर है। बेटा जो वेक्टर्स की दुनिया के कानून है ना, यस वो अजीब हैं। यस। ठीक है, अब आपको आगे पता चलेगा कि क्यों ये स्केलर है और वेक्टर नहीं है। क्या आपने गौर किया इस बात में कि फ़िज़िक्स में ना क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशंस हैं। कॉम्बिनेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन वर्क है। इससे पहले क्या था, मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन था, वो था मोमेंटम। फिर मास और एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन, वो है फोर्स। फिर फोर्स और रेडियस का, मोमेंट आर्म का कॉम्बिनेशन, ये था टॉर्क। ठीक है। और अब आप देखें फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ कॉम्बिनेशन, और ये क्या है, वर्क। ठीक है, ये वेक्टर था, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये स्केलर है। ठीक है। और अब आप यहाँ पे ये बात भी गौर करने की है, जैसे वेलोसिटी ज़ीरो हो, इन कॉम्बिनेशन में ना कोई एक चीज़ भी ज़ीरो हो जाए, कोई एक चीज़ भी ज़ीरो हो जाए तो नई क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब इन कॉम्बिनेशंस में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्बिनेशन में दोनों वैल्यूज़ एग्जिस्ट करें। कोई एक वैल्यू भी कॉम्बिनेशन में अगर ज़ीरो हो जाए तो दूसरी क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ज़ीरो हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए तो फोर्स ज़ीरो, अगर आर ज़ीरो हो गया, ठीक, तो टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, चाहे जितनी फोर्स हो। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे, अगर हम फोर्स लगाते रहें सारा दिन एक पहाड़ को या दीवार को, एक बंदा सारा दिन फोर्स लगाता रहे, हाँ, दीवार गिरी नहीं, अपनी जगह से हिली भी नहीं, मजदूरी मिलेगी उसको? नहीं। यानी एस की कोई ना कोई वैल्यू होना ज़रूरी है, तभी वर्क होगा। ओके, अगर थोड़ा सा भी एस हुआ और थोड़ा सा भी ऑब्जेक्ट ने मूव किया और डिस्प्लेसमेंट तय हुआ तो फोर्स और इस एस को मल्टीप्लाई करने से हमें वर्क मिलेगा। ठीक है। वर्क का यूनिट क्या होता है, अब जरा इसकी यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट है। न्यूटन मीटर को इसका एक निक नेम भी है। ठीक है, एक ऐसा यूनिट जो किसी को याद करके, किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए किसी साइंटिस्ट को रखा जाता है। तो वर्क का यूनिट जेम्स जोल साहब की याद में इसका यूनिट रखा गया है जोल। और जोल इंग्लैंड के मशहूर साइंसदान थे जिन्होंने काफ़ी एनर्जी के ऊपर काम किया, वर्क और एनर्जी के ऊपर। ठीक है, इसलिए ये यूनिट उनके नाम को इज्जत देने के लिए जोल रखा गया है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये बात मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश की थी, पता नहीं ठीक से बता पाया कि नहीं, तो अब मैं दोबारा एक दफ़ा ये बात बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मुझे ये बात बहुत ज़्यादा फ़िज़िक्स में इंटरेस्टिंग लगती है। सोचते हुए भी, खुद सोचूं या समझूं तो भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, और पढ़ाऊं तो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। बताते हुए भी इंटरेस्टिंग लगती है, और ख़ुद सोचते और पढ़ते हुए भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि न्यू फिज़िकल क्वांटिटीज़ पुरानी क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। ठीक है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ हाथ मिला लेती है, ताल्लुक़ बना लेती है, दोनों के ताल्लुकात के नतीजे में एक नई फिज़िकल क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, और जिसकी अपनी खूबियाँ होती हैं। इस चार्ट में कुछ शो करने की कोशिश की है हमने कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मास और वेलोसिटी, मास एंड एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंट आर्म, और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये मास एंड वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन आपका मोमेंटम था। और इसमें एक ज़रूरी बात है जो मैंने आपको असल में बतानी थी, वो ये थी कि इन दोनों क्वांटिटीज़ में से ना दोनों का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। कोई एक भी ज़ीरो हो गई, ज़ीरो का मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है,
अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, आर ज़ीरो हो गया, दूसरी क्वांटिटी अगर एग्जिस्ट ना करे तो मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, वर्क, ये सब की सब क्वांटिटीज़ जो इनके कॉम्बिनेशन से बनी हैं ये सब की सब ज़ीरो हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ज़ीरो। वेलोसिटी ना हो, मोमेंटम ज़ीरो, एक्सेलरेशन ना हो, फोर्स ज़ीरो, मोमेंट आर्म ना हो, टॉर्क ज़ीरो, और अगर डिस्प्लेसमेंट ना हुआ तो वर्क ज़ीरो हो जाएगा। तो एक के वजूद के लिए दूसरे का होना बहुत ज़रूरी है। दोनों में से किसी एक का वजूद भी ना हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहली क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसा इनका गहरा रिश्ता है कि एक आप ज़रा इस नोयत को सोचें ना तो बहुत मज़ा आता है ये सोच के कि कैसा अजीब व गरीब रिश्ता है ना, मास का वेलोसिटी के साथ, मास का एक्सेलरेशन के साथ, फोर्स का मोमेंट आर्म के साथ और फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ, कि इन क्वांटिटीज़ का ऐसा रिश्ता है कि एक भी अगर ना हुई तो पूरी क्वांटिटी ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम वर्क के बारे में, अब हम इसके यूनिट के बारे में ज़रा सोच रहे थे, हम इसके यूनिट के बारे में गौर व फिक्र कर रहे थे। ओके, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से वर्क बन गया, ठीक है जी। अब वर्क तो बन गया, वर्क का यूनिट है जूल, ठीक, और जूल एनर्जी का भी यूनिट है, जूल वर्क का भी यूनिट है और जूल एनर्जी का भी यूनिट है। और हालांकि जो यूनिट्स होते हैं फिज़िकल यूनिट, वो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का एक अपना ज़ाती चीज़ होती है, एक ज़ाती शनाख्त होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है। जैसे चेहरा आइडेंटिटी होती है, हर बंदे का अपना अपना चेहरा होता है। दो बंदों का एक चेहरा नहीं होता, मिलता जुलता ज़रूर होता है, लेकिन मिलते जुलते चेहरे में भी ज़रा सा फ़र्क ज़रूर होता है। कोई दो चेहरे ऐसे नहीं हैं जो 100.000% यानी 100% एक जैसे हों, ऐसा कोई नहीं होता। ठीक है, ऐसे चेहरे नहीं होते। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी इसी तरह, ये आइडेंटिटी है। मैंने कहा था कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की तरह शनाख्त है। क्यों दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनका नाम अलग है फिज़िक्स में, और जो फील्ड भी अलग अलग होती हैं, एनर्जी को देखें और वर्क को देखें, वर्क नज़र आता है, बाकायदा नज़र आता है होता हुआ, ठीक है, और एनर्जी तो छुपी हुई भी हो सकती है। क्यों दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का सेम यूनिट हो गया? ऐसा कैसे हो गया? मैंने आपसे कहा था और ये आपको बताना चाहता था मैं कि इंग्लैंड में एक साइंसदान पैदा हुआ था, उसका नाम था जेम्स जोल। जेम्स जोल ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो उस दौर का बड़ा हैरान कुन तजर्बा था। अभी वो हमें भले सादा सी बात लगे, ठीक, तो उस ज़माने में जेम्स जोल साहब ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो यकीनन उस दौर के साइंसदानों के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ रही होगी। अभी शायद इतनी शॉकिंग ना लगे, लेकिन उस दौर में ज़रूर ऐसी बात रही होगी कि सुन के ज़रूर चौंक गए होंगे साइंटिस्ट। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, देखें कितनी सादा सी बात है, लेकिन मैं आपको इसका नतीजा बताता हूँ कि इसका नतीजा और सोचने के बाद इसका नतीजा कैसा हैरान कुन निकलता है। तो इसने एक बर्तन के अंदर प्रोपेलर फिट किया, इस किस्म का, लकड़ी या किसी भी चीज़ की मदद से बर्तन के अंदर, बंद बर्तन है, और उसमें पानी भर के उसने अंदर थर्मामीटर फिट कर दिया। पता नहीं उसके दिमाग में ना ये आइडिया आया कैसे होगा, ठीक है, लेकिन साइंसदानों का जो दिमाग होता है वो तलाश में होता है, और जो दिमाग तलाश में होता है ना उसके दिमाग में आइडियाज़ आ ही जाते हैं, किसी ना किसी तरह आ ही जाता है आइडिया। ठीक है, बात सिर्फ तलाश की होती है, अपनी अपनी तलाश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक पुली सी लगी हुई है और इसके ऊपर रस्सी है, ठीक है, और एक पुली के ऊपर से उसने इसको गुजारा और यहाँ पे उसने एक वज़न लटका दिया। ठीक है, वज़न लटका दिया उसने, मास। अब मास आपको पता है, मास mg है, ये वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये रस्सी खुलेगी, प्रोपेलर घूमेगा तो पानी को शेक करेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ गांव की औरतें लस्सी बनाती हैं। ठीक है, और वो एक बड़े से ना देगचे के अंदर दही और पानी वगैरह डाल के बिल्कुल इसी किस्म की वो प्रोपेलर नीचे डाल देती हैं। ठीक है, और वो ना हाथों से इसको घुमाती हैं, रस्सी लिपटी होती है इसके ऊपर। ठीक है, यूं खींचती हैं और ये अंदर बहुत ज़्यादा घूमता है। ठीक है, और आवाज़ भी निकालता है, इंटरेस्टिंग सी आवाज़ होती है, लस्सी बनाने की आवाज़। ठीक है, सुबह सवेरे औरतें बना रही होती हैं। ठीक है, यही काम उसने इधर किया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि अंदर टेम्परेचर के मुतालिक, लेकिन उस साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आई कहीं से। ठीक, यकीनन उसका इल्म है, ठीक, कि जहाँ से ना बबल्स की तरह, साइंसदानों के दिमाग में बबल्स की तरह ना आइडियाज़ आते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं लेकिन आते रहते हैं। ठीक है,
वजह होती है वो तलाश, ठीक है। हाँ, तो बबल की तरह ना आइडिया यकीनन उसके माइंड में आया होगा कि अगर इतनी एक्टिविटी चल रही है अंदर, जब हम इसको घुमाते हैं प्रोपेलर को, और आपने देखा होगा लस्सी बनते हुए झाग उठ रही होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, इवेंट्स हो रहे होते हैं अंदर, ओके। A lot of things are happening physically, a lot of things are happening inside this container. तो अब वो ये सोचना चाहता था कि इस एक्टिविटी से इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क पड़ता होगा, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ मतलब टेम्परेचर, हीट वगैरह, ठीक है। इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है। उसने थर्मामीटर अंदर फिट किया और उसने जैसे ही ना इसको, इस वेट को ऊपर ले जाकर जैसे ही उसने रिलीज़ किया और एकदम स्पीड के साथ ये घूमा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर भारी वेट के साथ, हाँ तो एक स्पीड के साथ ये घूमा और अंदर इसका टेम्परेचर राइज कर गया, ये गर्म हो गया पानी। वुड यू बिलीव दैट? हैरत अंगेज़ बात है कि नहीं। अब ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है वर्क, क्योंकि ग्रेविटी क्या कर रही है, आप वज़न को ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी एक फोर्स है। अब इस तरफ जो हो रहा है वो तो वर्क है सीधा सीधा, क्योंकि हमें पता है कि वर्क क्या है। वर्क है जब फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो तो वो वर्क है, और यहाँ पे ग्रेविटी एक फोर्स है ना, और ये इस भारी मास को नीचे लेके आ रही है, तो यहाँ पे हो रहा है वर्क। मशीन के इस तरफ क्या हो रहा है, वर्क। अब वर्क के नतीजे में ये प्रोपेलर घूम रहा है, घूमने के बाद पानी को स्टिर कर रहा है, और पानी स्टिर होने के बाद हीट अप हो गया है, पानी गर्म हो गया है। और फिज़िक्स में यहाँ इस तरफ वर्क हो रहा है और इधर हमें मिल गई हीट, और हीट क्या है, यानी पानी हीट अप हो गया। उसने क्या ऑब्ज़र्व किया है थर्मामीटर से कि इस एक्टिविटी से पानी हीट अप हो गया। और हीट क्या है, हीट फिज़िक्स में क्लियरली इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। किस में, एनर्जी में। तो वर्क, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि वर्क इज़ एनर्जी। उसने वर्क और एनर्जी, दो अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ को यूनिफाई कर दिया। तो दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ यानी वर्क और एनर्जी इस तरह यूनिफाई हो गए, इनकी यूनिफिकेशन हो गई। और साइंसदानों को, फिज़िसिस्ट्स को यूनिफिकेशन बहुत पसंद है, ओके। साइंसदानों को यूनिफिकेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, यूनिफाई हो जाना, एक हो जाना, एक हो जाना, ठीक है। वहदत, ठीक है, वहदतुल वजूद, वहदतुल वजूद यानी एक ही वजूद बन जाना दो चीज़ों का। ये एनर्जी और वर्क, इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि इनका वजूद एक ही है। ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि पानी गर्म क्यों हो गया आखिर इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में। पानी गर्म इसलिए हो गया क्योंकि पानी मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। आपको पता है मैटर मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। और ये प्रोपेलर जब इसमें चलता है ना, प्रोपेलर, ये प्रोपेलर के जो पंखे हैं, ब्लेड्स हैं, इसमें तेज़ी से घूमते हैं जूसर मशीन के ब्लेड्स की तरह। तो ये इनसे टकराते हैं, इन मॉलिक्यूल से। तो ये मॉलिक्यूल्स आगे और मॉलिक्यूल्स से टकराते हैं, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स की टक्कर और मूवमेंट बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स की इसी टक्कर और मूवमेंट को हम हीट कहते हैं, ठीक। तो आप एक एक्सपेरिमेंट करें। अब तो ज़्यादा आसान हो गया ना, आप जूसर मशीन लें, ठीक है, ढक्कन बंद करें, खाली पानी ले लें आप, ठीक है। पहले पानी को हाथ लगा के चेक कर लें आप, ठीक है, और फिर आप जूसर मशीन में उसको पानी को डाल दें और पानी का जूस बनाएं, खाली पानी का। काफ़ी देर आप उसको चला के रखें आप उसको, ठीक है, और फिर आप उसको ऑफ़ करें और फिर आप हाथ डालें, ठीक। हालांकि उसको आपने गर्म नहीं किया, लेकिन आप जब हाथ डालेंगे ना, पानी गर्म होगा। सिर्फ जूसर खाली चलने से पानी गर्म होगा। उसकी वजह क्या है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्नूकर की टेबल की मैंने आपको मिसाल दी थी। तो उसमें जब गेंदें पड़ी होती हैं और आप एक को हिट करें, एक बॉल को, तो सारी बॉल्स को एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो हीट एनर्जी भी इसी तरह मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि क्या हम जूसर से इसको हम हीट अप करें अगर, ठीक है,
यानी वर्क से आप हम इसको इतना हीटअप करें, वर्क से इतना हीटअप करें कि ये पानी बॉयल होने पे आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, जूसर की मदद से क्या हम इसको बॉयल कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से नहीं कर सकते आप। उसकी वजह ये है, बाहर का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है, आपने जूसर से इसको हीटअप किया है, मसलन आप 55 डिग्री तक पहुंच गए, अब 10 डिग्री का फ़र्क है ना। अब जूसर की हीट बाहर जाना शुरू हो जाएगी और आपको 100 तक ले जाना पड़ेगा, तब बॉयल होगा ना। 100 तक नहीं जा पाएगा और आपकी जूसर से हीट बाहर जानी शुरू हो जाएगी। आपका पानी हीटअप भी हो रहा होगा, साथ में कूल भी हो रहा होगा, 100 तक कैसे जाएगा? चाय इसीलिए उबल रही होती है क्योंकि चाय को जितनी एनर्जी नीचे से मिल रही होती है ना, चाय के बर्तन को, ठीक, जूसर इतनी एनर्जी ऊपर जग को नहीं दे सकेगी। ठीक, जूसर ज़्यादा से ज़्यादा, मसलन आपके पास जो अच्छी पावरफुल जूसर है, मसलन 700 वाट की अगर जूसर है, ठीक, और नीचे चाय के उसको जो एनर्जी डिलीवर हो रही है ना आग की शक्ल में, वो बहुत ज़्यादा है, वो हज़ारों वाट में है। ठीक, ये जो आग के शोले होते हैं ना, ये हज़ारों वाट के होते हैं, इस्त्री 1000 वाट की है। ठीक है, यानी 1000 जूल एनर्जी देती है कपड़े को, जब वो इस्त्री कर रही होती है तो 1000 जूल की एनर्जी खा रही होती है हर सेकंड में। ये कई हज़ार जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है इसको, इसीलिए अंदर आप देखते हैं कि एक्टिविटी उरूज पे होती है। ठीक है, ऐसे चाय उबल रही होती है कि देगची के अंदर तूफ़ान आया होता है, नीचे वाकई तूफ़ानी एनर्जी होती है। आप फिज़िक्स के लिहाज से सोचें, ठीक है, कि तूफ़ानी अमाउंट में एनर्जी उसको मिल रही होती है। जूसर इतनी एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकेगी जग को। ओके, तो अब इन दो चीज़ों का ना जो आपस में ताल्लुक़ उसने डिस्कवर किया है, अब ये बज़ाहिर तो छोटी मोटी बात लगती है, लेकिन मेरा जो दिमाग है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। ठीक, मैं ये बात आपको इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस बात को इंजॉय कर सकें कि दो अलग अलग चीज़ें बज़ाहिर। अब ये वर्क है, वर्क अलग शय है। देखिए, एक घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा गाड़ी को खींच के ले जा रहा है, ठीक है, और चाय बन रही है एक तरफ। अब उसने डिस्कवर किया ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो कितनी अजीब बात है ना। ये एक अलग एक्टिविटी है, ये एक अलग एक्टिविटी है। ठीक है, चाय बनना अलग एक्टिविटी है, अलग काम है। ठीक है, ये एक अलग काम है कि एक घोड़ा गाड़ी जो है ना एक वज़न को लेके जा रही है, ठीक है, और घोड़ा आगे बंधा हुआ है और ये जा रहा है आगे। ठीक है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट एंड दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, बट ही डिस्कवर्ड दैट दीज टू थिंग्स आर एक्चुअली द सेम। अमेजिंग है कि नहीं ये यूनिफिकेशन? हाँ, राम सिंह एंड नत्था सिंह बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, मुझे और हम आसमानी इल्म से ये कहते हैं कि वहदतुल वजूद है। आसमानी इल्म ये कहता है, आसमानी इल्म जिन लोगों को हासिल हुआ, उन्होंने एक लफ्ज़, एक टर्म है, जैसे फ़िज़िक्स में हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कहा कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जब आसमानी इल्म जिनको अता हुआ, ठीक, तो उन्होंने अपनी इस कैफियत को डिस्क्राइब किया वहदतुल वजूद से। ठीक है, कि उनको सब चीज़ों में एक ही रंग नज़र आ रहा था। ठीक है, मुझे इस पे एक हदीस पाक याद आ रही है। मुझे इस हदीस पाक का, ये मैंने ख़ुद पढ़ी है बट मुझे बुक याद नहीं है। हदीस पाक में है कि हर चीज़ की हकीकत एक है। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की एक ही हकीकत है, हकीकत एक है, इसको हम कहते हैं हक। हकीकत हर चीज़ की एक है, चीज़ें बहुत हैं लेकिन उनकी पीछे एक ही रियलिटी है, एक ही हकीकत है। ठीक है, फ़िज़िक्स में हम उसी रियलिटी को की बात करते हैं, हम तलाश करते हैं इस रियलिटी को। ठीक है, रियलिटी को, और उस रियलिटी का जो आसमानी इल्म है, उस रियलिटी का नाम है हक। ठीक है, हम हक की तलाश करते हैं। ठीक, इसी हक से हकीकत है। हम कहते हैं ये बात हकीकत है या नहीं है, हक है तो हकीकत है। हक से हकीकत है। ठीक है, और हम आसमानी इल्म में भी हक को तलाश करते हैं, फ़िज़िक्स में हम चीज़ों के पीछे की रियलिटीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखें कि एक इंटरेस्टिंग बात है ना यहाँ पे कि वर्क और एनर्जी के पीछे की हकीकत एक है। ये दो अलग क्वांटिटीज़ ज़रूर हैं, इनके काम बिल्कुल अलग अलग नज़र आते हैं। इस दुनिया में ये बिल्कुल एक दूसरे से जुदा नज़र आती हैं। ठीक है, इनके जो फंक्शंस हैं, इनकी जो शक्ल है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग है।
ठीक है, लेकिन असल में क्या है, ये एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, ठीक है। एनर्जी एंड वर्क एक ही तस्वीर है, उसके दो रुख हैं। इस तरफ देखो एनर्जी है, एक्टिविटी है, काम हो रहा है, नज़र आ रही है। उस तरफ देखो, ठीक है, तो ये वर्क है, ठीक है। वर्क में ये ज़्यादा विजिबल है, नज़र आती है। एनर्जी की सूरत में ये छुपी हुई भी हो सकती है और कई अलग अलग शक्लों में हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, वर्क एंड एनर्जी के पीछे का यूनिट क्यों सेम है, ठीक है, दैट इज़ जूल। अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और फिर हम इसके इस फार्मूले की सर्जरी करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले की सर्जरी अभी तक हमने नहीं की, ठीक है। फार्मूले की सर्जरी होगी, ये है इसकी डेफिनेशन। वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, ठीक। वर्क उस वक्त होगा जब कोई कुव्वत किसी जिस्म पर अमल करे और उसको हिला दे उसी सिमत में जिस सिमत में फोर्स लग रही है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आई लाइक इट। अब आपको ना, अगर आप इस डेफिनेशन को जैसे गाय चारा खा के उसको फिर जुगाली करती है और फिर उसका अंदर वो काम करती है उसके साथ कि उस चारे को दूध में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। अगर आप इन सारे लफ्ज़ों का ना दूध निकालें, निचोड़ निकालें, ठीक है, निचोड़ हम कहते हैं ना, निचोड़ ये है। मुझे इस चीज़ का निचोड़ बहुत पसंद है वर्क के मामले में ना, मुझे इसका निचोड़ बहुत अच्छा लगता है। इस सारी बातों का खाली जगह में मैं निचोड़ बताता हूँ आपको। खाली जगह में निचोड़ ये है कि अगर ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आप इस पर फोर्स लगाते हैं और तब्दीली नहीं आती तो वर्क नहीं होगा, यस सर, ठीक है। तब्दीली अगर नहीं आती तो वर्क नहीं होगा। अगर आपने फोर्स लगाया, अगर आपने फोर्स अप्लाई की इसमें, अगर आपने फोर्स अप्लाई की और ये ज़रा सा बाल बराबर भी हिल गया, बाल बराबर भी हिल गया, बताएं अब हम बाल बराबर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो वर्क आएगा या नहीं आएगा? आएगा, भले आप मिलीमीटर में रखें, ठीक है, आप एफ को चंद मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 मिलीमीटर कर दें आप, फिर भी वर्क तो आएगा ना। जब वर्क आएगा तो वर्क क्या है? एनर्जी है। इसका मतलब हम फोर्स से एक नई क्वांटिटी पैदा हो जाएगी, एक नई क्वांटिटी जन्म ले लेगी जिसको हम एनर्जी कहते हैं, ठीक। तो इसका मतलब इस ज़रा सी तब्दीली को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एनर्जी, ठीक है। सॉरी, यहाँ कट नहीं है, यहाँ यस है, यस होगा, है ना, ठीक है। अगर ज़रा सी तब्दीली आई तो उसको हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी, लेकिन ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नासाज तबीयत के बावजूद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, इसकी वजह यही है कि ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो दिमाग बड़ा इस चीज़ को एंजॉय करता है, ठीक है, एक अलग ही जहान में जैसे गया हुआ, ठीक है। आप सोचें तो सही ना इस बारे में कि फोर्स है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स अगर तब्दीली ले आती है, ठीक है, फोर्स अगर तब्दीली ले आती है तो इस तब्दीली को जो वर्क की सूरत में ज़ाहिर होती है, और इसकी हकीकत क्या है? एनर्जी, ठीक। तो तब्दीली असल में एनर्जी क्या है? तब्दीली का नाम है। और ये बात, इसके पीछे एक दलील भी है। अगर हम ये कह रहे हैं कि जेम्स जूल ने एक यूनिफिकेशन की है तो उसके पीछे एक दलील थी उसके, ठीक। ये एक्सपेरिमेंट उसकी दलील था, ठीक है। तो इस तब्दीली की क्या कोई दलील है कि हर तब्दीली एनर्जी है? यस, इसके पीछे दलील है, ठीक। फिज़िक्स में आप इस दुनिया में गौर व फिक्र करें हर प्रोसेस के ऊपर, चाहे वो एक फ़िज़िकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है या बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लिविंग थिंग्स में होने वाला प्रोसेस है, इवन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर, ठीक। आपकी घड़ी में आपकी घड़ी वक्त दिखा रही है, टिक टिक, ठीक है। एक दूसरी घड़ी भी होती है डिजिटल, ठीक है, जिसमें स्क्रीन पे सिर्फ नंबर बदलते हैं। अब उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, जस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर होने वाली करंट की हल्की सी तब्दीली है, ठीक। कोई भी तब्दीली है, कोई भी ऐसी तब्दीली आप जिसके बारे में तसव्वुर कर सकें, मामूली से मामूली तब्दीली, बगैर एनर्जी के नहीं हो सकती, ठीक। एनर्जी के बगैर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। देयर इज़ नो चेंज विदाउट एनर्जी। कोई ऐसा चेंज नहीं है, मैंने कोई ऐसा चेंज नहीं पढ़ा है
ना मैं ऐसा कोई चेंज सोच सकता हूँ जो विदाउट एनर्जी हो सकता हो। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक यूनिफिकेशन है, ठीक है। एनर्जी और तवानाई फिर एक अगेन एक यूनिफिकेशन है, ठीक है, कि तवानाई तब्दीली का नाम है और तब्दीली तवानाई का नाम है, ठीक है। बात तब्दीली तक आके ख़त्म नहीं होती, ठीक है। इसका फिर एक और फिज़िकल क्वांटिटी के साथ यूनिफिकेशन होता है, ठीक है। मैं उसका अभी नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। एक और फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है। फिर उससे ज़्यादा गहरा यूनिफिकेशन फिर मैं नहीं कर सकता, ठीक है। एक और फिज़िकल क्वांटिटी है, लेकिन मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। फिर हम ये एनर्जी यहीं रह जाएगी, फिर फिज़िक्स का एक और ऐसा टॉपिक खुलेगा ना, ठीक है, वो फिर आज तक बड़े बड़े साइंसदान भी उसको समेट नहीं सके हैं, ठीक है। तो वो जो है ना, फिर अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए ना एक रूम बना देता हूँ, एम्प्टी रूम, ठीक है, ताकि आप आइंदा सवाल कर सकें, ठीक है। और मुझे भी ये लेक्चर देख के ज़िंदगी में ये याद आ जाए कि मैंने आपसे क्या वादा किया था, ठीक है, कुछ बताने का वादा किया था, ठीक है। तो मैं ये खाली खाना छोड़ देता हूँ उसके लिए, ओके, ठीक है। अब हम इसके फार्मूले की ज़रा सर्जरी करते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को गौर से देखें। अक्सर हम चीज़ों को खींचते हैं, जैसे इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रही है, एक एंगल के ऊपर लग रही है, और आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और अब आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और ट्राइंगल्स को स्टडी करने के बाद, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को स्टडी करने के बाद आप ये बात जानते हैं। अब हमारा हक बनता है आपसे ये पूछना, अब इतना बताने के बाद ना हमारा हक बनता है हम आपसे पूछें कि जब फोर्स एक एंगल पे लगती है, जब फोर्स एक जाविया बना के लगती है, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, ठीक। एक कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो यहाँ पे एफ है। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर, उसको क्या कहेंगे? एफ वाई, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। अब आप हमारे ऊपर एक और भी एहसान करें, ठीक है। आप हमें ये भी बता दें कि एफ एक्स किससे फाइंड आउट होगा, ठीक है, कैसे फाइंड आउट होगा, और एफ वाई कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट होगा। ट्राइंगल के कौन से फंक्शन हैं, ठीक है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। थीटा की कौन सी आंखें हैं, ठीक है, जिससे हमें एफ वाई मिल जाएगा। एक आंख से देखेगा तो एफ वाई मेजर हो जाएगा थीटा, और कौन सी आंख से देखेगा तो एफ एक्स मेजर हो जाएगा। विदाउट रिवीजन आपको ये बात याद है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। विदाउट रिवीजन आपको ये बात याद है कि एफ एक्स कॉस थीटा से फाइंड आउट होगा और एफ वाई साइन थीटा से फाइंड आउट होगा। ये थीटा की दो आंखें हैं, सामने वाली आंख परपेंडिकुलर को देखती है साइन थीटा, और साइड वाली जो है ना कॉस थीटा होती है, ओके। इसका प्रॉपर फार्मूला याद है आपको? एफ एक्स बराबर था एफ कॉस थीटा, ठीक है, और एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा, ठीक है। और एफ क्या है आपका? हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो एफ एक्स एफ कॉस थीटा से आएगा और एफ वाई एफ साइन थीटा से आएगा। अब ज़रा ध्यान से ये एक और बात बताएं। अब हमें पता चल गया ये फोर्स के तो दो कंपोनेंट हो गए ना, फोर्स के तो दो कंपोनेंट हो गए, एक है एफ एक्स और एक है एफ वाई। एफ एक्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एफ वाई वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब आप ज़रा मुझे ये देखकर बता सकते हैं कि इस ब्लॉक को हरकत कौन सा कंपोनेंट देगा, कौन सा कंपोनेंट इसको आगे चलाएगा। तो हमें पता है कि अब इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है एफ एक्स और एक है एफ वाई। हमें पता है वर्क एस से होना है, डिस्प्लेसमेंट होगा, ब्लॉक मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी एस होगा तो वर्क होगा। कौन सा कंपोनेंट है जो मूवमेंट पैदा करेगा, कौन सा कंपोनेंट है जो एस पैदा करेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में से एफ एक्स, बिल्कुल ठीक है, वो साफ नज़र आ रहा है क्योंकि एफ एक्स की डायरेक्शन यही है जो एस की है, ठीक है। यही एफ एक्स ही तो है जो मूव करवाएगा इसको, एफ वाई तो मूव नहीं करवाएगा, वो तो अपवर्ड, उसकी डायरेक्शन ही अपवर्ड है, ठीक। तो एफ एक्स वो कंपोनेंट है जो असल में किरदार अदा कर रहा है ब्लॉक को मूव करवाने में। अब हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क प्रोड्यूस करेगा ना वो एफ एक्स है, जो वर्क है ना वो एफ एक्स की वजह से, पूरी फोर्स से वर्क पैदा नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ उसके एक्स कंपोनेंट से वर्क पैदा हो रहा है। इसलिए अब आप देखेंगे कि जहाँ वर्क का फार्मूला लिखा होता है और जहाँ फोर्स सीधी नहीं लग रही होती, सीधे नहीं लग रही होती, एक एंगल पे लग रही होती है। अगर फोर्स एक एंगल पे लगेगी तो हम टोटल फोर्स को एस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट लेंगे,
यानी एफ कॉस थीटा लेंगे सिर्फ। इसलिए अब आप देख सकते हैं कि फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एफ एक्स कॉस थीटा एंड एफ वाई कॉस थीटा। वर्क के मामले में एफ वाई साइन थीटा का कोई काम नहीं है, ये कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सिर्फ एफ एक्स कर रहा है। इसलिए हम वर्क के फॉर्मूले में लिखते हैं अगर फोर्स एंगल पे लग रही होगी तो एफ एक्स एस होगा और एफ एक्स एफ कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसलिए वर्क का फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला, इसका असल फॉर्मूला बनेगा एफ एस कॉस थीटा। वर्क का असल फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ एस कॉस थीटा। अब चाहे फोर्स सीधी लग रही है या नहीं लग रही, जिस एंगल पे भी लग रही है, हम थीटा की वैल्यू रखेंगे, हमें बिल्कुल ठीक ठीक वर्क निकाल के देगा। ठीक। और अगर फोर्स, अगर हम चीज़ को ऐसे धक्का लगा रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे और एंगल 0 है, तो फिर कॉस 0 आपको पता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, कॉस की वैल्यू 0 पर मैक्सिमम होती है। तो फिर फॉर्मूला हमारा सीधे सीधे एफ एस हो जाएगा। ओके, तो अगर फोर्स 0 डिग्री पर लग रही है तो एफ एस होगा, बाकी किसी भी एंगल पे वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट एस नहीं होगा बल्कि एफ एस कॉस थीटा होगा। और हमें हर बार डायरेक्शन रखनी पड़ेगी क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। वर्क का यूनिट क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट जूल है। एक जूल एनर्जी तब बनेगी जब आप 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं 1 मीटर तक। ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर तक लगाएं तो 1 जूल हो जाएगा। दिमाग में पिक्चर नहीं बनी होगी अभी भी, अच्छी सी पिक्चर बना दें आपके दिमाग में। आप ऐसा करें, एक टेबल ले लें जो 1 मीटर ऊंचा हो, ठीक है, और एक सेब ले लें 100 ग्राम का, ठीक है, एप्पल तकरीबन 100 ग्राम का होता है, ठीक है, और आप इस सेब को उठा के टेबल पे रख दें तो ये 1 जूल एनर्जी, 1 जूल काम हो जाएगा आपका। ठीक, और वापस निकालनी हो इसी सेब को एक टेबल से गिरा दें नीचे तो वो 1 जूल एनर्जी वापस दे देगा। ठीक है, तो आप अंदाज़ा करें कि 1 जूल एनर्जी कितनी है। अब जहन में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है।